अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वकास एजुकेयर एकेडमी। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने एफएससी पार्ट 1 की बुक का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम, और उसका हम एक टॉपिक 2.1 वेक्टर्स जो था उसका हम इंट्रोडक्शन इससे पहली वीडियो में सीख चुके हैं। स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसी टॉपिक 2.1 का सब टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको वेक्टर्स के बारे में दोबारा बता देता हूँ। वेक्टर्स क्या होते हैं? वेक्टर्स एक ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनको डिस्क्राइब करने के लिए आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि उसके साथ साथ आपको डायरेक्शन भी बतानी होती है वेक्टर की। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। स्टूडेंट्स, वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड तो हम इजीली कैलकुलेशंस करके निकाल सकते हैं, लेकिन जब हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो डायरेक्शन में हमारे पास सवाल पैदा होता है कि हम किस तरह से डायरेक्शन बताएं किसी भी वेक्टर की। आप लोगों ने एक सिस्टम पढ़ा, मैंने आपको वीडियो में बताया था। ये आपके पास पोल्स होते हैं, ऊपर आपके पास नॉर्थ पोल होता है, नीचे साउथ, यहाँ ईस्ट और ये वेस्ट। पहले तो स्टार्ट में जब वेक्टर्स को डिस्क्राइब किया गया तो ये सिस्टम यूज़ करके हम लोग वेक्टर्स की डायरेक्शंस बता देते थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था कार्टेशियन। इन साइंटिस्ट ने एक नया कोऑर्डिनेट सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया जिसका नाम था रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, या इनके नाम से ही इसको कहा जाता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस सिस्टम को हम नॉर्थ वेस्ट साउथ वाले का अपडेटेड फॉर्म भी कहते हैं। इसमें हमारे पास दो लाइंस होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो ऐसे प्लेन होती है और एक वर्टिकल अप एंड डाउन लाइन होती है। वर्टिकल लाइन होती है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, और जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, मिल रही हैं, उसको आप ओ कहते हैं, यानी ओरिजिन पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इन लाइंस को हम क्या कहते हैं? जो आपके पास वर्टिकल लाइन है उसको आप कहते हैं वाई एक्सिस, और जो आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको आप कहते हैं एक्स एक्सिस। तो जब जो आपके पास नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट वाला सिस्टम था, एग्जैक्टली उसी तरह ही है। यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट आपको याद रखना मुश्किल होता था। यहाँ आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में दो ही एक्सिस हैं। अब इसके राइट जो साइड है वो आपके पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है, इसको आप एक्स से डिनोट करते हैं, और इसकी अगर हम लेफ्ट साइड देखें तो वो आपके पास एक्स प्राइम यानी नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है। अगर आपने किसी नेगेटिव वेक्टर को शो करना है तो आप लेफ्ट साइड पे शो करते हैं। इसी तरह वाई एक्सिस की भी पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स हैं। जो अप वाली साइड है वाई एक्सिस की उसको आप कहते हैं वाई यानी पॉजिटिव वाई एक्सिस, और डाउन वाली साइड वाई प्राइम यानी नेगेटिव वाई एक्सिस। तो स्टूडेंट्स, ये आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इसको आप लोग टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। टू डायमेंशनल इसलिए कहते हैं क्योंकि इस सिस्टम के आपके पास दो एक्सिस हैं, एक आपके पास एक्स एक्सिस है और एक आपके पास वाई एक्सिस है। तो जितने एक्सिस हों आपके सिस्टम के उतने ही आपके उसके डायमेंशंस होते हैं, यानी टू डायमेंशन आपके इसके हैं। अब अगर हम बात करें इस सिस्टम को यूज़ करते हुए आपने किसी वेक्टर की डायरेक्शन कैसे बतानी है। डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर इन प्लेन। तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज़ करते हुए आप लोग किस तरह से एक वेक्टर की डायरेक्शन बता सकते हैं। उसके लिए मैं एक प्लेन ले लेता हूँ। ये हॉरिजॉन्टल आपके पास एक्स एक्सिस है, वर्टिकल आपके पास वाई एक्सिस है
और ये आपके पास इस प्लेन का ओरिजिन है। यहाँ से मैं एक वेक्टर ले लेता हूँ d। ये वेक्टर x एक्सिस के साथ एक एंगल बना रहा है थीटा। अब आप इसकी डायरेक्शन कैसे बता सकते हैं? तो आप इजीली कह सकते हैं वेक्टर d लाइज इन एक्स वाई प्लेन, पॉजिटिव एक्स वाई प्लेन। अब सपोज करें ये वेक्टर का जो ये लास्ट पॉइंट है ये है P, और इसको अगर हमने पॉइंट्स में डिनोट करना है, आपके पास इसका जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये वाई एक्सिस के साथ जो इसका डिस्टेंस है वो आप सपोज कर लें b है, और एक्स एक्सिस के साथ जो आपका डिस्टेंस है वो है a। तो ये पॉइंट आपके पास आ जाएगा a एंड b। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम लोग किसी भी वेक्टर को 2 डायमेंशनल प्लेन में डिनोट करते हैं। ये एंगल थीटा बना रहा है, ये इसकी वर्टिकल डिस्टेंस है इस वेक्टर का, ये इस वेक्टर का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, और इस तरह से हम लोगों ने इस वेक्टर को आसानी से ड्रॉ कर लिया है एक्स वाई प्लेन। पहले जो हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा है वो है 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी उसके 2 एक्सिस थे, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। अब इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की एक ये खासियत है कि आपने किसी 3 डायमेंशन में वेक्टर को शो करवाना है उसकी डायरेक्शन को, तो वो भी आप करवा सकते हैं। 3 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब ये है कि इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपके पास 3 एक्सिस आ जाएंगे। एक आपके पास आएगा एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक जी एक्सिस। इसको अगर मैं इस बोर्ड पे ड्रॉ करूं, वैसे तो नहीं ड्रॉ कर सकते हैं 3 डायमेंशन को, क्योंकि ये जो वाइट बोर्ड है आपके पास ये एक 2 डायमेंशनल प्लेन है, यानी इसके पास एक वाई एक्सिस है और एक एक्स एक्सिस है। इस पर सिर्फ हम 2 एक्सिस ड्रॉ कर सकते हैं जैसे हमने पहले ड्रॉ कर लिए थे। तो 3 डायमेंशन में आपके पास 3 एक्सिस होते हैं, एक ये एक्सिस हो गया, एक ये हो गया, ये। तो ये 3 एक्सिस हैं, ये तीनों एक्सिस एक दूसरे के 90 के एंगल पे होते हैं। तीनों का जो एंगल बन रहा है वो आपके पास 90 होता है। तो इनके अगर नेमिंग कर लें तो ये आपके पास हो गया z एक्सिस, ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया। अब इनको आप किसी भी तरह से रोटेट कर सकते हैं, इधर x लिख सकते हैं, इसको z लिख सकते हैं, इसको y लिख सकते हैं, क्योंकि इन तीनों का एंगल एक जैसा बन रहा होता है, तीनों 90 के एंगल पे होते हैं। अब 3D डायमेंशन होती क्या है, ये आपके पास 3 मार्कर हैं, तो स्टूडेंट्स ये आपकी एक 3D शेप बन गई, यानी इसके 3 एक्सिस हैं। इसको मैं बोर्ड पे ड्रॉ नहीं कर सकता क्योंकि इसको आप हर तरह से देख सकते हैं। ये एंगल आपका अलग होगा, ये एंगल अलग होगा, नीचे से जो नीचे प्लेन में बन रहा है वो अलग होगा। ये तीनों मार्कर्स एक दूसरे के 90 के एंगल पे होंगे। तो अब अगर हम इस एक्सिस को यूज़ करके, इस कोऑर्डिनेट एक्सिस को यूज़ करके किसी वेक्टर की डायरेक्शन बताना चाहें तो वो कैसे करेंगे? डायरेक्शन of a vector in space। स्टूडेंट 3 डायमेंशन सिस्टम में जो आप वेक्टर आपका आ रहा होता है उसको हम कहते हैं वो वेक्टर स्पेस में है, वो किसी प्लेन पे नहीं है बल्कि स्पेस में है। तो यहाँ पे मैं सिस्टम ड्रॉ कर लेता हूँ आपका। ये आपका ओरिजिन हो गया, ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, ये z एक्सिस है, और यहाँ पे इस प्लेन में एक वेक्टर d है आपका, और इसका जो एंडिंग पॉइंट है उसको मैं p कह देता हूँ। अब p के 3 पॉइंट्स हो जाएंगे, पहले x और y एक्सिस थे तो वहाँ पे आपके पास 2 ही डिस्टेंसेस थे, एक a और b। अब यहाँ पे 3 डिस्टेंसेस हो जाएंगे, एक a यानी x एक्सिस के साथ इस वेक्टर का डिस्टेंस, b यानी y एक्सिस के साथ इस वेक्टर का डिस्टेंस, और c जो आपका z एक्सिस के साथ इस वेक्टर का डिस्टेंस है। वो 3 डिस्टेंसेस के 3D प्लेन आप यहाँ पे शो कर देते हैं। अब इनके एंगल्स की अगर हम लोग बात करें तो ये जो आपका वेक्टर d है ये तीनों एक्सिस के साथ एंगल कौन सा बना रहा है? तो x एक्सिस के जो साथ एंगल बन रहा होता है उसको आप कहते हैं अल्फ़ा,
वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा होता है उसको आप कहते हैं बीटा, और जी एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा होता है उसको आप कहते हैं गैमा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आपका एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के साथ आपका एंगल डी का बन रहा है अल्फ़ा, वाई एक्सिस के साथ आपका एंगल बन रहा है बीटा, और जी एक्सिस यहाँ से है तो जी एक्सिस से लेके इस वेक्टर का जो आपका एंगल है वो हो जाएगा गैमा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम किसी भी वेक्टर को 3D शेप 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम में स्पेस में शो कर सकते हैं। 2.1 टॉपिक का जो थर्ड हमारे पास सब टॉपिक है वो है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। मैंने आप लोगों को पहली वीडियो में बताया था वेक्टर और स्केलर में मेन फ़र्क ही यही है कि स्केलर्स को आप आम अरिथमेटिक ऑपरेशंस यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस या किसी भी तरह से सिंपली ऐड कर लेते हैं। जैसे कोई मैथ्स आपने बताया है 2 kg और दूसरा है 2 kg और आप इनको सिंपल ऐड करके 2 + 2 कह देते हैं 4। लेकिन वेक्टर्स में ऐसा नहीं है। वेक्टर्स के एक स्पेशल लॉज हैं ऐड करने के, सब्ट्रैक्ट करने के, मल्टीप्लाई करने के। आम स्केलर क्वांटिटी से हटकर आपके ये वेक्टर्स के लॉज हैं। उसमें सबसे पहला आता है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो एडिशन आपने कैसे करनी है, इसके लिए सबसे पहले आपको हेड टू टेल रूल का पता होना चाहिए। मैंने आपको बताया था एक वेक्टर है, ये ए है आपके पास, और एक और वेक्टर है बी। वेक्टर का जो एरो वाली साइड है उसको आप कहते हैं हेड, और जो एरो के अलावा वाली साइड है सिंपल उसको आप कहते हैं उस वेक्टर की टेल। अब हेड टू टेल रूल क्या है, एडिशन करते हुए आपने दो वेक्टर्स को इस तरह ड्रॉ करना है। ये आपके पास वेक्टर ए है, ये इसका हेड है, ये टेल है, और इसको इस तरह ड्रॉ करना है कि एक वेक्टर का हेड जो है वो दूसरे की टेल के साथ मैच हो। यानी बी को मैंने इस तरह से अटैच किया है ए के साथ कि बी की जो टेल है वो ए के हेड के साथ अटैच हो रही है। तो इस तरह से आपने हेड टू टेल रूल को फॉलो करते हुए वेक्टर्स को ग्राफिकली लिखना होता है। अब एडिशन कैसे करनी है, ए और बी ये वेक्टर आपके ड्रॉ हो गए, तो एक आपके पास आता है रिजल्टेंट वेक्टर। ये रिजल्टेंट वेक्टर तब आता है जब दो वेक्टर्स को आप इस तरह लिख लेते हैं और उनको ऐड कर लेते हैं। अब इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, ये मैंने B के हेड से टेल मिला दी और A के टेल से हेड मिला दिया। ये जो आपके पास ट्रायंगुलर बन गया और ये हाइपोटेन्यूज टाइप बन गया है, इसको आप कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट अब आप इजीली कह सकते हैं ये किसके इक्वल है, A + B के इक्वल है। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, जब भी आपने दो वेक्टर्स को ऐड करना है तो जो आपके पास रिजल्ट आता है उसको आप कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। अब एक और एडिशन में एक प्रॉपर्टी होती है आपके पास, उसको कहते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब है स्टूडेंट्स आपके पास जो एडिशन होती है A + B वो इक्वल होती है B + A। इसका मतलब है आप किसी भी तरह से ऐड कर लें, चाहे वेक्टर A को पहले ऐड कर लें या यहाँ पे ड्रॉ कर लें। जैसे आपके पास आ जाता है ये आपके पास B है, पहले मैं B को ले लेता हूँ, फिर मैं वेक्टर A को ले लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास पहले वेक्टर A था, दूसरे पे फिर B था और हमने A + B कर दिया। अब मैंने क्या किया है, पहले मैंने वेक्टर B ले लिया है और बाद में मैंने दूसरा वेक्टर A ले लिया है यानी B + A। तो इसका भी रिजल्टेंट जो है वो इक्वल ही होगा, R = A + B। रिजल्टेंट वेक्टर A + B के सम के इक्वल ही होगा। फोर्थ टॉपिक है वो है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स।
सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन की तरह ही सब्ट्रैक्शन होती है। सब्ट्रैक्शन में एक नई टर्म आपको सीखने को मिलेगी, वो है नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर वो ऐसा वेक्टर होता है जिसकी आप डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। यानी अगर एक वेक्टर ईस्ट में है तो आप उसको इन्वर्ट करके वेस्ट की तरफ ले जाते हैं। जैसे मेरे पास एक वेक्टर ए है, उसकी डायरेक्शन जा रही है ईस्ट की तरफ, तो मैं इसकी डायरेक्शन इन्वर्ट कर देता हूँ वेस्ट की तरफ, तो ये मेरे पास बन जाएगा नेगेटिव वेक्टर। तो इसके साथ साइन आ जाएगा नेगेटिव का। तो रिजल्टेंट अगर आपने इसका लिखना है रिजल्टेंट वेक्टर, तो आपके पास a प्लस बी था। एडिशन के वक्त आपके पास a प्लस बी था। अगर मैं b की डायरेक्शन इन्वर्ट करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा a प्लस इंटू माइनस बी। इस माइनस का मतलब है कि मैंने b की डायरेक्शन को चेंज कर दिया है, यानी उसको मैंने नेगेटिव वेक्टर बना दिया है। इसको अगर आप लोग ग्राफिकल तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहें तो वो कैसे करेंगे? स्टूडेंट्स, ये आपके पास वेक्टर a है, पहले आपके पास ये था वेक्टर b। अब मैंने इसको नेगेटिव बना दिया है, यानी इसकी डायरेक्शन मैंने अपवर्ड से डाउनवर्ड कर दी है। तो मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करूँगा इस तरह से, तो ये आपके पास वेक्टर b बन गया। इसका रिजल्टेंट कैसे आएगा? उसी तरह ही इसकी टेल से और इसके हेड से मैंने टेल मिला दी, तो ये आपके पास रिजल्टेंट आ गया। तो ये किसके इक्वल होगा? a माइनस बी के इक्वल होगा। तो ये स्टूडेंट्स बात थी सब्ट्रैक्शन। अगर हम बात करें मल्टीप्लिकेशन की, वो आपके पास फिफ्थ टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। स्टूडेंट्स, वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन भी कॉमन अरिथमेटिक ऑपरेशन से बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें आप सपोज करें आपके पास एक n स्केलर नंबर है, उसको आपने किसी भी वेक्टर a के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। ये आपके पास वेक्टर a है और n की कोई भी नॉन ज़ीरो वैल्यू है, यानी n 1 होगा, 2, 3, 4 सो ऑन, कोई भी n की वैल्यू ज़ीरो के अलावा कोई भी वैल्यू है, अगर आप उसको वेक्टर a के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वो किस तरह से होगा? यानी ये a था, अगर मैं n को 1 ले लेता हूँ तो n को जब मैं a से मल्टीप्लाई करूँगा 1 मल्टीप्लाई बाय a, तो ये आपके पास मैग्नीट्यूड उतना ही है। अब मैं n को 2 ले लेता हूँ, n को 2 लेने का मतलब है अब इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो जाएगा, यानी 2 इंटू वेक्टर a, ये 1 था तो इससे डबल हो जाएगी इसकी लेंथ, मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो गया। तो ये आपके पास एक स्केलर से जब आपने वेक्टर को मल्टीप्लाई किया है तो वो एक नया वेक्टर आपके पास आ गया है जिसकी लेंथ ज़्यादा हो गई है। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। सपोज आप देख लें कि आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है v, वेलोसिटी, जिसकी वैल्यू है 5 मीटर पर सेकेंड, और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है किसी भी स्केलर, यानी मैं मैथ ले लेता हूँ 5 kg के साथ। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे एक वेक्टर को एक स्केलर के साथ, एक नया वेक्टर आपके पास आ जाएगा जिसको आप कहेंगे मोमेंटम। यह आ जाएगा 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो जब भी आप किसी वेक्टर को किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास एक नया वेक्टर आ जाता है जिसकी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो पहले वाले वेक्टर से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं।